Hello everyone, I welcome you all to my YouTube channel. Well, my dear friends, today with the help of this video, we are going to learn some important idioms and phrases. My dear friends, idioms and phrases are very important because whatever language we speak, whether it's Hindi, English or any other language, idioms and phrases are very helpful because they brush up our language. They make our speaking very effective and impressive. नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कुछ महत्वपूर्ण idioms and phrases. idioms यानी कि मुहावरे एंड फ्रेज आपका होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स. तो आज किसी भी भाषा के लिए idioms एंड फ्रेज का प्रयोग करना एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू माना जाता है. और अगर हम कुछ अच्छे idioms या फ्रेज जानते हैं तो अपनी लैंग्वेज को हम काफ़ी इफेक्टिव और इम्प्रेसिव बना सकते हैं और बहुत अधिक लंबा न बोल के बहुत कम शब्दों में अपनी बात को हम रख सकते हैं. तो चलिए इसी बात को ध्यान में रखते हुए कुछ महत्वपूर्ण idioms एंड फ्रेज हम आपके लिए लेके आए हैं. तो फर्स्ट idiom है हमारा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का हिंदी मीनिंग होता है झगड़े की जड़. अक्सर जब हम बात करते हैं तो किसी बात को लेकर हम कहते हैं कि ये चीज़ झगड़े की जड़ है. वो हो सकता है पैसा हो या हो सकता है हम किसी चीज़ के लिए को लेकर लड़ रहे हो, जैसे आपका मोबाइल फ़ोन घर पे होता है या टीवी के रिमोट के लिए हम लड़ते हैं. तो कोई भी ऐसी चीज़ जिसको लेकर अक्सर विवाद होता है, झगड़ा होता है, तो उसको हम कहते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो कश्मीर है उसको लेकर अक्सर वहाँ पर प्रॉब्लम रहती है, तो उसको हम कहते हैं वो इंडिया और पाकिस्तान के बीच एक झगड़े की जड़ है. तो उसके लिए एक इंग्लिश में सेंटेंस हम बोल सकते हैं, कश्मीर इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान. तो इस तरीके से जो भी वस्तु व्यक्ति आपको लगता है कि वो झगड़े की जड़ है, तो उसके लिए आप इस इडियम का यूज़ कर सकते हैं, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. जैसे पैसा झगड़े की जड़ है तो हम कह सकते हैं मनी इज़ एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड नाउअडेज. तो इस तरीके से कोई भी चीज़ यहाँ पर आप ले सकते हैं. चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 2 की ओर. और पॉइंट नंबर 2 है हमारा एन एप्पल ऑफ आई. एन एप्पल ऑफ आई मीन्स आंखों का तारा. ऑब्वियस सी बात है, सारे बच्चे अपने माँ बाप के आंखों के तारे होते हैं. मीन्स बहुत ज़्यादा उन्हें पेरेंट्स की ओर से लव मिलता है. तो जब भी हम किसी व्यक्ति के लिए कहना चाह रहे हैं कि वो मेरी आंखों का तारा है, यानी कि मैं उसे बहुत प्रेम करता हूँ, बहुत प्यारा है, तो हम उसके लिए यूज़ करते हैं एप्पल ऑफ आई. तो जैसे यहाँ पे एग्जांपल हमने लिया है, माई डॉटर इज़ एन एप्पल ऑफ माई आई, कि मेरी जो डॉटर है वो मेरी आंखों का तारा है. या हम कह सकते हैं कि वी ऑल आर एन एप्पल ऑफ आवर पेरेंट्स आईज़, कि हम अपनी पेरेंट्स के आंखों के तारे हैं. तो किसी भी प्रिय वस्तु के लिए जो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उसके लिए आप यूज़ कर सकते हैं एन एप्पल ऑफ आई. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर. पॉइंट नंबर 3 है एड फ्यूल टू द फायर. एड फ्यूल टू द फायर का मतलब होता है आग में घी डालना, या हम कह सकते हैं जले में नमक छिड़कना. कि पहले से कहीं पर कोई चीज़ आपकी जो है किसी ख़राब कंडीशन में है और हमारे उसमें इन्वॉल्वमेंट होने से वो चीज़ और ख़राब हो गई, तो वहाँ पर हम इस इडियम का यूज़ करते हैं एड फ्यूल टू द फायर, यानी कि आग में घी डालना. तो एग्जांपल हमने लिया है, डोंट लाफ ही इज़ इन एंगर योर लाफ्टर विल एड फ्यूल टू द फायर, कि हंसो मत, वो गुस्से में है, आपकी हंसी जो है आग में घी डालने का काम करेगी. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर. पॉइंट नंबर 4 है बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स. इसका मतलब होता है अनियमित रूप से. अनियमित मतलब इरेगुलर. कोई भी ऐसा काम जिसको हम कंटिन्यू नहीं कर रहे हैं, कुछ दिन करते हैं फिर ब्रेक कर देते हैं, तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं. आप अपने किसी फ्रेंड से कह रहे हैं जो आपका कोई टाइम टेबल तो बनाया है बट उसको फॉलो नहीं कर रहा है, एक दिन पढ़ता है दूसरे दिन छोड़ देता है, तो आप उससे कह सकते हैं इफ़ यू स्टडी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स यू कांट पास. तो और भी किसी भी चीज़ के लिए कोई भी व्यक्ति कोई कार्य कर रहा है बट उसमें रेगुलर नहीं है, तो आप वहाँ पर इस बात को कह सकते हैं कि इफ़ यू वर्क बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स यू कांट गेट सक्सेस इन योर लाइफ. चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर. पॉइंट नंबर 5 है बाय लिप्स एंड बाउंड्स. बाय लिप्स एंड बाउंड्स का मतलब होता है दिन दूनी रात चौगुनी, यानी कि बहुत तेज़ी से आगे बढ़ना, बहुत तेज़ी से उन्नति करना. जैसे एग्जाम्पल हमने लिया हुआ है, इंडिया इज़ प्रोग्रेसिंग बाय लीप्स एंड बाउंड्स, कि भारत जो है दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति कर रहा है. तो कोई भी व्यक्ति या कोई भी हम कोई कंट्री का नेम ले रहे हैं या किसी भी ऐसी चीज़ के लिए हम बता रहे हैं कि वो चीज़ बहुत तेज़ी से आगे उन्नति कर रही है, यानी कि प्रोग्रेस कर रही है, तो वहाँ पर हम इस बात को कह सकते हैं इफ़ यू वर्क हार्ड ऑफकोर्स यू विल प्रोग्रेस बाय लीप्स एंड बाउंड्स. यदि आप मेहनत करो तो ज़रूर आप दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति करोगे. तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर. पॉइंट नंबर 6. पॉइंट नंबर 6 है क्रोकोडाइल टीयर्स, यानी कि घड़ियाली आंसू, या हम कह सकते हैं बनावटी आंसू. कि कोई व्यक्ति आंसू बहा रहा है लेकिन उसके पीछे सच्चाई नहीं है, वो केवल दिखावे के तौर पर उसको कर रहा है. तो एक एग्जांपल हमने लिया है, मैनी पीपल सेड क्रोकोडाइल टीयर्स एट द लॉस ऑफ अदर्स, कि किसी व्यक्ति का कोई नुकसान हुआ है और बाकी व्यक्ति उस पर आंसू बहा रहे हैं, तो हो सकता है वो बनावटी आंसू हो, सचमुच वो नहीं वहाँ पर रो रहे हैं बट केवल दिखावा कर रहे हैं कि वो रो रहे हैं. तो जब भी इस तरीके से हमें कोई बात कहनी हो तो हम कह सकते हैं क्रोकोडाइल टीयर्स. फिर नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 7 फेडअप. फेडअप मीन्स होता है तंग आना, किसी भी चीज़ से जिससे हम बहुत ज़्यादा परेशान आ चुके हैं या परेशान हुए हैं, तो उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं फेडअप. तो जैसे कि एग्जांपल हमने लिया है, द होल वर्ल्ड इज़ फेडअप विद कोरोना,
कि जो पूरी दुनिया है वो कोरोना से तंग आ चुकी है या परेशान है। तो काफ़ी बार हम इसको और भी बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रयोग करते हैं, जैसे आई एम फेड अप विद माई जॉब, आई एम फेड अप विद माई फ्रेंड एटसेट्रा। इस तरीके से हम किसी भी चीज़ के लिए इसका प्रयोग कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 8। पॉइंट नंबर 8 है आपका गुड फॉर नथिंग। गुड फॉर नथिंग पढ़ने में तो अच्छा लग रहा है, बट इसका मीनिंग होता है निकम्मा। यानी कि कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी काम का नहीं है या बहुत ज़्यादा लापरवाह है अपने काम के प्रति, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं गुड फॉर नथिंग। जैसे कि एग्जाम्पल में भी हमने लिखा हुआ है ही इज़ लेजी एंड गुड फॉर नथिंग। वो क्या है? आलसी है और निकम्मा है। तो कोई भी ऐसा व्यक्ति आपका पहचान में जिसके लिए आप इसको कहना चाहते हैं कि वो निकम्मा है, तो आप उसके लिए यूज़ कर सकते हैं गुड फॉर नथिंग। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 9, यानी कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब होता है बहुत आवश्यक, यानी कि कोई महत्वपूर्ण कार्य जो आपका सर्वप्रथम जिसको हम महत्व देना चाह रहे हैं, कोई ऐसा कार्य। तो जैसे एग्जांपल हमने लिखे है इट इज़ आवर फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी टू सर्व आवर कंट्री, कि ये हमारी जो है प्रथम प्राथमिकता होनी चाहिए कि हमें अपने देश की सेवा करनी है। तो कोई भी ऐसा कार्य जिसे हमें प्रथम प्राथमिकता देनी चाहिए या महत्वपूर्ण जो कार्य है उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं इट्स माई फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ड्यूटी या वॉक। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 10, अपहिल टास्क। इसका मतलब होता है कोई कठिन कार्य, यानी कि कोई ऐसा काम जिसमें काफ़ी सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं, तो उसके लिए इन शॉर्ट हम कह सकते हैं अपहिल टास्क, यानी कि डिफ़िकल्ट वर्क। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है इरेडिकेशन ऑफ करप्शन इज़ एन अपहिल टास्क, यानी कि जो भ्रष्टाचार है उसका उन्मूलन मतलब उसको ख़त्म करना, उसको हटाना एक बहुत कठिन कार्य है। तो कोई भी कार्य जो आपको लगता है थोड़ा डिफ़िकल्ट है, कठिन है, तो उसके लिए आप कह सकते हैं अपहिल टास्क। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि इंग्लिश डिफ़िकल्ट है एंड यू कांट लर्न इट, तो आप कह सकते हैं कि इट इज़ एन अपहिल टास्क फॉर मी टू लर्न इंग्लिश। हालांकि ऐसा है नहीं, यू कैन लर्न इंग्लिश बट ओनली फॉर एग्जाम्पल। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। एंड नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 11, पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल यानी कि महत्वपूर्ण। कोई ऐसी चीज़ जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका आपके जीवन में निभाती है, तो उस व्यक्ति या वस्तु के लिए आप यूज़ कर सकते हैं पार्ट एंड पार्सल। जैसे एग्जाम्पल में लिखा हुआ इंग्लिश हैज़ बिकम पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर लाइफ, यानी कि अंग्रेज़ी हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है कि वो हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, तो उसके लिए हम प्रयोग कर सकते हैं पार्ट एंड पार्सल। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। एंड नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 12, अ वाइट एलिफेंट, यानी कि बहुमूल्य परंतु व्यर्थ। तो अ वाइट एलिफेंट का प्रयोग हम करते हैं किसी ऐसी वस्तु के लिए जो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन वो हमारे लिए यूजलेस है, उसका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है अ कार इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर अ पुअर मैन। एक कार जो है किसी गरीब व्यक्ति के लिए महत्वपूर्ण तो है, बहुमूल्य तो है, लेकिन वो उसके बहुत ज़्यादा काम की नहीं है क्योंकि वो उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए वो क्या है, एक व्यर्थ की वस्तु है। तो इसीलिए एग्जाम्पल है अ कार इज़ अ वाइट एलिफेंट फॉर अ पुअर मैन। तो कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट तो है लेकिन आप उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन वो व्यर्थ है, यूजलेस है आपके लिए, देन यू कैन से अ वाइट एलिफेंट। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 13 की ओर। नेक्स्ट है लाफिंग स्टॉक, यानी कि हंसी का पात्र। कोई ऐसा व्यक्ति वस्तु जिसको लेके मतलब अक्सर लोग हंसते हैं या मजाक बनाते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लाफिंग स्टॉक। जैसे यहाँ पे एग्जांपल लिया हुआ है पाकिस्तान ऑफन बिकम्स लाफिंग स्टॉक, कि पाकिस्तान जो है अक्सर हंसी का पात्र बन जाता है। आप अक्सर सुनते हैं पाकिस्तान के बारे में न्यूज़, तो किस तरीके से पाकिस्तान जो है ऐसे काम करता है कि पूरे जो वर्ल्ड है उस पर हंसता है, तो इसलिए हमने यूज़ किया पाकिस्तान ऑफन बिकम्स लाफिंग स्टॉक। या हो सकता है आपकी क्लास में कोई बच्चा हो जिसको लेके अक्सर बच्चे हंसते हैं, वो कुछ ऐसी गलतियाँ करता है या इस तरीके से कुछ मिस्टेक करता है, तो अक्सर वो लोगों के बीच में हंसी का पात्र बन जाता है, तो आप उसको कह सकते हैं लाफिंग स्टॉक। चलिए बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 14 की ओर। पॉइंट नंबर 14 है टू निप इन द बर्ड, यानी कि कोई किसी भी चीज़ को आरंभ में ही समाप्त कर देना, और ख़ास तौर पर किसी बुराई के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल में भी हमने लिखा हुआ है वी मस्ट निप द एविल इन द बर्ड, कि किसी भी बुराई को हमें आरंभ में ही समाप्त कर देना चाहिए। तो या इसी को आप इस सेंस में भी कह सकते हैं जैसे कोई बैड हैबिट है, आपका कोई फ्रेंड है वो धीरे धीरे बैड हैबिट्स की ओर जा रहा है, तो आप उसको समझा रहे हैं इस बात को कि जो है बुरी आदतें अच्छी नहीं होती हैं, आपको अपनी आदतें सुधारनी चाहिए। तो आप कह सकते हैं कि यू मस्ट निप योर बैड हैबिट्स इन द बर्ड, कि आपको अपनी जो बुरी आदतें हैं आरंभ में ही समाप्त कर देनी चाहिए ताकि वो आपका हावी ना हो। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 15 है अ फेयर वेदर फ्रेंड। अ फेयर वेदर फ्रेंड मतलब ऐसा दोस्त जो आपका स्वार्थी मित्र है, यानी कि वो फ्रेंड जिस पर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं या जो अक्सर चालाकी करता है आपके साथ, आपको धोखा देता है, आपको चीट करता है, तो ऐसे फ्रेंड के लिए आप यूज़ करते हैं फेयर वेदर फ्रेंड। तो एग्जाम्पल हमने लिया आई डोंट लाइक फेयर वेदर फ्रेंड,
तो मैं ऐसे लोगों को पसंद नहीं करता या ऐसे दोस्तों को पसंद नहीं करता जो स्वार्थी होते हैं। तो ऐसा कोई फ्रेंड हो सकता है आपका भी हो जो जिस पर आप ट्रस्ट नहीं करते हैं, जो आपको लगता है कि आपके साथ चीटिंग करता है। सो यू कैन कॉल हिम अ फेयर वेदर फ्रेंड, आप उसको कह सकते हैं स्वार्थी मित्र। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 16। पॉइंट नंबर 16 है फार एंड वाइड। फार एंड वाइड का मतलब होता है दूर दूर से, यानी कि फ्रॉम अ लॉन्ग डिस्टेंस, मतलब बहुत दूर दूर से। जैसे एग्जांपल हमने लिया हुआ है, पीपल कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू सी द ताजमहल। लोग जो है दूर दूर से ताजमहल को देखने के लिए आते हैं। तो अक्सर काफ़ी सारे ऐसी चीज़ें होती हैं, कोई ओकेज़न होता है या कोई फेयर फेस्टिवल होता है जहाँ पर लोग दूर दूर से उस चीज़ को देखने के लिए आते हैं, तो वहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं फार एंड वाइड। तो जैसे आपके क्षेत्र में कोई मेला लगता है, कोई फेयर लगता है, तो आप कह रहे हैं कि दिस इज़ द मोस्ट लाइक पॉपुलर फेयर ऑफ आर एरिया एंड पीपल कम फ्रॉम फार एंड वाइड टू एंजॉय दिस फेयर। तो कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है, तो जहाँ पर भी हम कहना चाह रहे हैं कि दूर दूर से। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है आपका पॉइंट नंबर 17, टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ, यानी कि धनी परिवार में पैदा होना। टू बी बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माउथ, यानी कि धनी परिवार में पैदा होना। तो जैसे एग्जांपल हमने लिया, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माई माउथ। इसका मतलब हुआ कि मैं धनी परिवार में पैदा नहीं हुआ। जब कभी आप अपने लाइफ के बारे में बताना चाह रहे हो और आप बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं, बचपन से, और आप इस लाइन से शुरू करना चाहते हैं कि मैं किसी धनी परिवार में पैदा नहीं हुआ, तो आप वहाँ पर इसका प्रयोग करिए। आप बोलिए, आई वॉज नॉट बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन माई माउथ। जैसे हम कहते हैं कि पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ, यानी कि वे धनी परिवार में पैदा हुए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर। नेक्स्ट है पॉइंट नंबर 18, टू बीट अबाउट द बुश, यानी कि इधर उधर की बातें करना। जब कभी भी हम कोई डिस्कशन कर रहे हैं तो हम काफ़ी बार देखते हैं कि हम अपने जो मेन पॉइंट होता है उससे डाइवर्ट हो जाते हैं और कुछ और बातें करने लग जाते हैं। तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग कर सकते हैं और व्यक्ति को हम दोबारा से उस पॉइंट पर ला सकते हैं। तो जब कभी डिस्कशन के अंदर ऐसा हो, आपको लग रहा है कि सामने वाला व्यक्ति अपनी मुख्य बात से भटक रहा है, तो वहाँ पर आप कहिए, डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट, यानी कि इधर उधर की बातें मत करो, मुख्य बिंदु पाइए, यानी कि मुख्य मुद्दे पाइए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट है पॉइंट नंबर 19। पॉइंट नंबर 19 है टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, यानी कि बीती बातों पर पछताना। अक्सर ऐसा होता है कि कोई काम हमने किया और वो गलत हो गया, तो बाद में हम उसको लेके पछताते हैं और हम काफ़ी पश्चाताप करते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए था या मुझे इस तरीके से नहीं करना चाहिए था। तो जब कभी भी ऐसी कोई कंडीशन हो और आप सामने वाले व्यक्ति को इस बात को समझा रहे हो कि चलो अब जो होना था हो गया, अब बीती बातों पर पछता के कोई फ़ायदा नहीं है, तो उसी बात को आप इंग्लिश में इस तरीके से कह सकते हैं कि नो नीड टू वरी, नाउ वट एवर इज़ डन बिकॉज इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। और इसी तरीके से हमने एग्जांपल लिया हुआ यहाँ पे, ही इज सेड ओवर हिज फेलियर बट इट इज़ यूजलेस टू क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क। वो अपनी असफलता पर दुखी है, लेकिन ये क्या है, व्यर्थ है आप बीती बातों पर पछताने में। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट की ओर। पॉइंट नंबर 20। पॉइंट नंबर 20 है टू बियर इन माइंड, यानी कि याद रखना। जैसे कि एग्जांपल हमने लिया हुआ है, ऑलवेज बियर इन माइंड दैट हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट, यानी कि हमेशा याद रखिए मेहनत जो है कभी भी बर्बाद नहीं जाती है। तो जब कभी भी आप किसी व्यक्ति को ये कहना चाहते हैं कि हमेशा इस बात को याद रखिए कि मेहनत बर्बाद नहीं जाती है, तो आपको कहना है ऑलवेज बियर इन माइंड दैट हार्ड वर्क नेवर गोज वेस्ट। तो ये कुछ 20 ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजल वर्ब्स थे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, जिनका अक्सर हम यूज़ करते हैं या सुनते हैं लोगों के द्वारा। तो उम्मीद है आपके समझ में आया होगा, आपको पसंद आया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।